केवल 36 घंटे, केवल 36 घंटों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने 450 साल पुराना शासन जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। यह कहानी है गोवा की, जो भारत के साथ 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ, बल्कि 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ ऑपरेशन विजय के जरिए। यह कहानी है उस गोवा की जिसमें पुर्तगालियों का शासन 451 साल तक चला। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों हमें 14 साल लग गए गोवा को आजाद कराने में या गोवा को भारत का हिस्सा बनाने में। तो अंत तक बात करेंगे और इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसलिए लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम कि किस तरीके से गोवा पुर्तगालियों के अंडर में गया था। साल था 1510 का। 1510 ईस्वी में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था आदिल शाह, जिनका नाम था आदिल शाह। ये बीजापुर के शासक थे, ये बीजापुर के शासक थे, लेकिन गोवा पर इनका कब्जा हुआ करता था। अब गोवा की जनता इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी, इनके क्रूर शासन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वहीं कुछ भारतीयों ने पुर्तगालियों को इनवाइट किया कि आप आइए और आदिल शाह के आतंक से हमें बचाइए, आदिल शाह के जुल्मों से हमें बचाइए। तभी गोवा की तरफ से आदिल शाह पे अटैक किया किसने? पुर्तगालियों ने, यानी कि पोर्चुगीज ने। याद रखिएगा। और पोर्चुगीज की तरफ से कौन? तो उस वक्त उनका जो वाइसरॉय था अल्फांसो डी अल्बुकरक, अल्फांसो डी अल्बुकरक ने अटैक किया गोवा पर, जो कि आदिल शाह के अंडर में हुआ करता था। अब देखिए, गोवा की जनता को यह लगा कि पुर्तगाली आए हैं, आदिल शाह से हमको आजादी दिला देंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा पुर्तगालियों ने किलाबंदी करना शुरू कर दिया, किलाबंदी करना शुरू कर दिया। और किलाबंदी कहां पे? तो गोवा की, यानी कि पूरे गोवा को कवर करना शुरू कर दिया बड़े 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 दीवारों से, ताकि वो सुरक्षित रहें। और यहीं पर ही अपना अड्डा जमा लिया, यहीं पर ही अपना अधिकार जमा लिया। अब वहां की जनता ना आदिल शाह की तरफ थी ना पुर्तगालियों की तरफ थी, दोनों से परेशान थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। और यहां तक पुर्तगालियों ने गोवा को अपना कैपिटल तक बना लिया। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। पुर्तगालियों को यह था कि कुछ भी करके गोवा पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए, गोवा पे उनका शासन हो, गोवा पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, गोवा में कोई व्यापार करे तो उन्हीं से परमिशन ले, उन्हीं से अधिकार ले, उन्हीं से एग्रीमेंट साइन करे। गोवा के अंदर अगर किसी को व्यापार करना है, एंट्री करनी है, तो इस हद तक वो शासन चाहते थे गोवा के अंदर। अब उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए, जैसे कि जो गोवा की लोकल लड़कियां हैं उनसे शादी कर लो, नागरिकता ले लो। शादी कर लोगे तो जाहिर सी बात है वहां के लोकल बन जाओगे, वहां के जो व्यापारी हैं उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करो। ये तमाम तरीके गोवा में अपनाए गए पुर्तगालियों के द्वारा, ताकि ये पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बना के वहां पे रह सके। अच्छे संबंध का मतलब ये नहीं कि मित्रता के, दोस्ती के संबंध, अच्छे संबंध का मतलब ये है कि वहां पे इनका कब्जा हो जाए, चाहे जैसे भी हो। अब ये बहुत क्रूर होते चले गए। स्टार्टिंग में ठीक था, चलो व्यापार वगैरह करते थे, क्रूर होते चले गए। क्रूर यानी कि जनता पे यहां अत्याचार करते चले गए, जनता को रिप्रेस करते चले गए, दबाते चले गए, मारते पीटते चले गए, छोटी छोटी गलतियों पर सजा दिया करते थे, पनिशमेंट दिया करते थे, कोड़े बरसाए करते थे। यहां तक कि भारतीय जो थे गोवा के अंदर, गोवा के वासियों को ही पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था व्यापार करने का। इनका जो सबसे बड़ा तरीका था वो था धर्म परिवर्तन का, सबसे बड़ा तरीका था धर्म परिवर्तन का, याद रखिएगा। यानी कि ये चाहते थे कि वहां पे क्रिश्चियंस रहें, यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए, क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। यानी कि ये चाहते थे कि हर एक गोवावासी क्रिश्चियनिटी को माने और क्रिश्चियनिटी अपनाए, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करे। और जो गोवावासी नहीं मानता था उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था, उन्हें परसिक्यूशन के अंडर लाया जाता था, परसिक्यूट कर दिया जाता था। अब ये हद हो चुकी थी पुर्तगालियों के अत्याचार की गोवा में। अब गोवावासी धीरे धीरे करके पुर्तगालियों के खिलाफ सर उठाने लगे, आवाज उठाने लगे। तब तक शिक्षा भी आ चुकी थी, लोग पढ़ भी लिख चुके थे, दिमाग भी खुलने लग गया था, उनको समझ में आ गया था कि पुर्तगाली किस तरीके से लूट रहे हैं, किस तरीके से हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी को पुर्तगाल लेके जा रहे हैं।
ये सब वहां की जनता समझने लग गई थी। अब धीरे धीरे विद्रोह उनके दिमाग में बढ़ने लग गया था। वहां की जनता खिलाफ खड़े होने लगी पुर्तगालियों के। अब वो दौर भी आया जब नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरने लगी, लोगों के दिलों में जगह बनाने लगी। और एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स धीरे 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 बढ़ने लगी। इसके कई कारण हैं। इसका यह कारण एक सबसे बड़ा है कि वही दौर था कि भारत में एक तरफ आजादी का संग्राम चल रहा था, आजादी का युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सभी लगे हुए थे भारत को आजाद कराने में। तो ये एक प्रेरणा मिलती है गोवा वासियों को कि अगर भारत करा सकता है, भारत इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रेरणा से गोवा वासियों ने पुर्तगालियों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी और प्रेरणा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से मिली। और बहुत सारे लोग पुर्तगालियों के खिलाफ खड़े हो गए, कुछ हथियारों से खड़े हो गए और कुछ अहिंसा का मार्ग अपना के खड़े हो गए, लेकिन पुर्तगालियों के खिलाफ खड़े जरूर हुए। कॉलोनियल रूल, देखिए ये पुर्तगालियों का वो कॉलोनियल रूल था ना जो कि सबसे पहले आया था, सबसे पहले आया था, याद रखना। 1498 में वास्को डी गामा के रूप में सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया 19 दिसंबर को, सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को सबसे लास्ट में गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों की जो दमनकारी नीति थी वो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी थी, अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी थी। वो बात अलग है कि हम लोग इधर हिंदुस्तान में लगे हुए थे तो हमको ज्यादा पता नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे पुर्तगाली भी वही कर रहे थे जो अंग्रेज यहां भारतीयों के साथ कर रहे थे। वहां पे अत्याचार पे अत्याचार किया जा रहा था, छोटी छोटी गलतियों पे पनिशमेंट दे दी जा रही थी। मतलब ऐसा व्यवहार किया जा रहा था कि वहां पे जो गोवा वासी हैं, जिनको हम लोग गोवांस कहते हैं, GOANS, गोवांस कहते हैं, वो इंसान ही नहीं है, जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था उनको। भाई गुस्सा आएगा, यहाँ पे फीलिंग्स ऐसी आएंगी कि हमें दबाया जा रहा है हमारे ही देश में, हमारी ही मिट्टी में। अब यहाँ पे आंदोलन उठने की धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन और ज्यादा खराब कब हो जाती है लोगों के लिए, जब पुर्तगालियों ने स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल कर दिया, यानी कि पॉलिटिक्स में कोई भी भारतीय नहीं आएगा, कोई भी गोवावासी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली रहेंगे। अच्छा, हमारे गोवा के लिए नियम तुम बनाओगे हैं, तुम पुर्तगाली हमारे गोवा के लिए बनाओगे नियम? नहीं, हम नहीं चलेंगे, हम ऐसा नहीं सोचेंगे, हम मानेंगे ही नहीं ये बात को। गोवा इसके खिलाफ खड़ा हुआ। ठीक है, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, यानी कि कोई भी गोवा वासी अखबार में नहीं लिख सकता था पुर्तगालियों के लिए, या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकता था जो कि पुर्तगालियों के खिलाफ जाए। अखबार किताब या बोल भी नहीं सकता था। अगर आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हो, तो सीधा पकड़ो और जेल में डाल दो। ये वही रॉलेट एक्ट आया था ना जो भारत में, ये उसी का एक रूप आप समझ सकते हो। इंडियंस को वहां पे सेकंड सिटीजन समझा जाता था, यानी कि निचले दर्जे के लोग समझे जाते थे। यही सारी चीजें थी जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़कता चला गया, भड़कता चला गया, भड़कता चला गया। कहां पे? गोवा में। आर्बिट्रेरी रूल इतना ज्यादा था, किसी को भी पकड़ो अरेस्ट कर दो, किसी को भी पकड़ो बड़ी सजा दे दो, बड़ी सजा, ये कोड़े से मारो, 10-10 साल के लिए जेल में ठूस दो। एक एक छोटी छोटी कोठरियों में 25-25 लोगों को जेल में ठूस दिया गया। इस हद तक अत्याचार हुआ गोवा वासियों पर पुर्तगालियों के द्वारा। अभी तो और भी कुछ बाकी है, लेकिन ये मास मूवमेंट नहीं बना था। मास मूवमेंट मतलब जो पूरा देश इकट्ठा होके एक आवाज में बोले गोवा को आजाद करो, ये वाली फीलिंग अभी बाकी थी। अभी तो पोर्चुगीज ने क्या किया, सिविल राइट्स भी डिनाइड कर दिए, सिविलियन के जो अधिकार थे वो भी डिनाई कर दिए, वो भी नहीं है। यानी कि आपको भैया मैं तो कह रहा हूं इस तरीके से तो खाना खाने का भी अधिकार छीन लो ना, सांस लेने का भी अधिकार छीन लो ना। पुर्तगालियों का बस चलता तो वो भी छीन लेते, लेकिन अगर वो पुर्तगालियों से सांस लेने का अधिकार छीन लेते तो जुल्म किस पे करते? ये भी तो एक सवाल है ना जनाब। ठीक है, तो यहां पे उनसे सिविल राइट छीन लिया गया। पब्लिक गुस्से में भड़क गई उनके डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की नीतियों से, उनके रिप्रेशन यानी कि दमनकारी नीतियों से। और तब भारत में भी सेम टाइम पे एक आवाज उठ रही थी कि आजादी के बाद हम 1947 में आजाद होने वाले थे, यह डिसीजन हो चुका था 1946 में, तभी तो हमारा संविधान सभा बनाया गया था।
तो इससे और इसके बीच में हम डिसाइड कर रहे थे कि जो भारत की 565 रियासतें हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, तो उनको भारत में मिलाया जाएगा। ठीक है, तभी एक सवाल यह भी उठा कि सर गोवा भी हमारा हिस्सा है, गोवा को भी हम भारत में मिलाएंगे। अब यह डिसीजन उठ गया भारत में कि गोवा को हम भारत में मिलाएंगे, लेकिन पुर्तगाली माने तब तो। फिर राम मनोहर लोहिया वहां पहुंचे। राम मनोहर लोहिया ने कहा, गोवावासियों को समझाया कि देखो जिस तरीके से हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने आजादी छीन ली अंग्रेजों के जबड़े से हाथ डाल के, उसी तरीके से पुर्तगालियों से भी आप लोग आजाद हो सकते हो, आप भी आंदोलन करो, लेकिन याद रखिएगा आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। याद रखिएगा अहिंसा के साथ होना चाहिए, हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। ये सारी की सारी बातों के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 में आंदोलन छेड़ दिया। कहां पे? गोवा में। पीसफुल आंदोलन छेड़ दिया गोवा में, और सारे गोवा वासियों को जी तोड़ मतलब प्रेरित किया कि अपनी आजादी के लिए युद्ध करो। लेकिन इनके जो तरीके थे वो शांतिपूर्वक थे, अहिंसावादी थे, उनसे पुर्तगाली नहीं मान रहे थे, नहीं संभल रहे थे। फिर एक दल उठा, आजाद गोमंतक दल। ठीक है, आजाद गोमंतक दल उठा। इसने कहा कि नहीं, वही हिंदुस्तान में जो गरम दल नरम दल वाला सीन था। ठीक है, नरम दल बोलता था कि भैया धरना दे दो, भूख हड़ताल पे चले आओ, गरम दल बोलता था नहीं ठीक है गोली लो सीधा दाग दो। तो ये गोमंतक दल क्या था भैया? आर्म्ड रेबेलियन में भरोसा रखता था। हम हथियारों से आजादी लेंगे भाई साहब, हमको नहीं पिटीशन डालना है, हमको नहीं उनके तलवे चाटने हैं, हमको नहीं रिक्वेस्ट करनी है, हमको नहीं हाथ जोड़ना, हमको नहीं धरने देने हैं। ये इनके कान जो बहरे हो गए हैं ना पुर्तगालियों के, एक बड़ा धमाका जरूरी है, और बड़ा धमाका कौन करेगा? आजाद गोमंतक दल करेगा। इस तरीके से लोग और ज्यादा भड़कने लगे, और ज्यादा उग्र होने चले गए। कहां? पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा के अंदर में। अब सवाल यह उठता है कि सर अब देखिए उस टाइम दो सीन चल रहा था। एक तरफ 1947 आ चुकी थी, 1947 आ चुकी थी, और दूसरी तरफ गोवा अभी भी पुर्तगाल के अंडर में था, पुर्तगाल के अंडर में था गोवा अभी भी। और भारत को आजादी 15 अगस्त को मिल चुकी थी, दोनों तरफ याद रखना। ठीक है, अब यहां पे प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से 565 रियासतों को हम लोग एक बनाए, और यहां पे अभी आजादी की लड़ाई चल रही है, आजादी की लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। याद रखना दोनों सेम टाइम पे हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। ठीक है, एक तरफ हिंदुस्तान में हम आजाद हो चुके हैं तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग में 565 रियासतों को कैसे जोड़ा जाएगा, इंक्लूडिंग गोवा, गोवा को भी कैसे जोड़ा जाएगा, ये पूरी पूरी प्लानिंग पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ठीक है ना सर, हम आजाद भी हो चुके थे, यहां की जनता भड़की भी थी, गोवा आजाद भी कराना चाहती थी, पुर्तगालियों का शासन को खत्म भी करना चाहती थी, गोवा की जनता चाहती थी कि हम लोग भारत में मिल जाएं। फिर 1961 तक कैसे पहुंचे? 14 साल क्यों लग गए? क्यों 14 साल इंतजार करना पड़ा गोवा वासियों को भारत में मिलने में, भारतवासी अपने आप को कहलाने में? तो यहां पे कुछ कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो हम लोग पार्टीशन के ट्रॉमा से ही निकल नहीं पाए थे, यानी कि जो हमारा मेंटल, जो हमारा जो एक दिमागी रूप से हम लोग हताहत हो चुके थे, बहुत दुख हो चुका था हमें पार्टीशन का। पार्टीशन का तो चलिए होना तय था, लेकिन उस पार्टीशन ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, लाखों लोगों की जान ले ली थी उस पार्टीशन ने। लाखों लोग समझते हैं, हिंदू जो पाकिस्तान में थे उन्हें मारा जा रहा था, मुस्लिम जो हिंदुस्तान में थे उन्हें मारा जा रहा था, ट्रेनें जब पाकिस्तान जा रही थी, ट्रेनें जब हिंदुस्तान आ रही थी तो लाशों के ढेर भरे हुए थे। कुछ बाप अपनी बेटियों को जहर की पुड़िया तक थमा चुके थे कि अगर आपकी इज्जत पे बात आए तो जहर खा लेना, लेकिन अपनी आबरू को बचा के रखना। इस हद तक का मेंटल ट्रॉमा हम लोग झेल रहे थे। ये वही दौर था जब हम आजाद हुए थे, और ये वही दौर था जब गोवा आजादी के लिए लड़ रहा था। तो हम नहीं ध्यान दे पाए गोवा की तरफ, क्योंकि जब हमें इस कमरे में आग लगी है तो दूसरे कमरे में, जो कि हमारे ही घर का हिस्सा है, दूसरे कमरे में थोड़ी देर बाद ध्यान जाएगा, जहां आग लगी है हम वहां पहले आग बुझाएंगे। तो इस वजह से गोवा को थोड़ा ध्यान देने में हमारी देरी होगी। दूसरा कारण यह आता है, भारत चाहता था कि उसकी पीस मेकिंग की जो इमेज है, यानी शांति वाली जो इमेज है, वो पूरे दुनिया में बनी रहे। भारत को ऐसा लगता था, क्योंकि अभी तक भारत ने आजादी अहिंसा से ली थी, अहिंसा से ली थी।
ठीक है। तो अहिंसा का पालन करते आए थे हमारे कांग्रेस वाले और भारतीय। तो भारत चाहता था कि पूरी दुनिया में जो हमारे मैसेज गया है कि भैया हमने अंग्रेजों से अहिंसा के बल पे आजादी लिया है। मैं ये खैर गलत कहूंगा कि सिर्फ अहिंसा के बल पे ही आजादी लिया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंसा का भी साथ लेना पड़ा था। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या 50-50% दोनों का हाथ था। गांधी जी अगर हिंसा का हाथ थाम के चल रहे थे तो भगत सिंह भी हिंसा के जरिए ही, मार के ही, गोली चला के ही, बॉम्ब फोड़ करके ही उन्होंने आजादी दिलाई थी। खुदीराम बोस जैसा एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने महज 18 साल नहीं, 18 साल भी नहीं हुआ था यार, 17 साल कुछ महीने हुए थे, क्योंकि वो नाबालिग थे जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया था। इतनी कम उम्र में उन्होंने फांसी के तख्ते को चूम लिया सिर्फ इसलिए कि वो भारत को आजाद करा सकें। उन्हें पता था कि वो आजादी का सूरज नहीं देख पाएंगे, उन्हें पता था कि जब वो फांसी पे झूल रहे होंगे तब भी भारत गुलाम होगा। वो आज ऊपर से देख रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि यार हमने किस भारत को आजाद कराया था। आज क्या भारत की स्थिति हो चुकी है, पॉलिटिकल स्थिति देख लो या भारत का कोई भी स्थिति देख लो, इकोनॉमिकल देख लो, कैसी स्थिति हो चुकी है। तो यहां पे मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा की वजह से हमें आजादी मिली थी। हिंसा का भी उतना ही रोल था, भगत सिंह का भी उतना ही रोल था, राजगुरु का भी उतना ही रोल था, सुखदेव का उतना ही रोल था, चंद्रशेखर आजाद का भी उतना ही रोल था, और इंडियन नेशनल आर्मी का भी उतना ही रोल था, खुदीराम बोस का भी उतना ही रोल था, प्रफुल्ल चाकी का भी उतना ही रोल था, सबका उतना ही रोल था। लेकिन यहां पे भारत चाहता था कि अपनी इमेज को शांतिपूर्वक बना के रखी जाए, इसलिए वो गोवा पे अटैक नहीं करना चाहता था। यहां पे देखिए हैदराबाद पे उसने अटैक कर लिया था, क्योंकि हैदराबाद इंडिया के नक्शे के अंदर ही आता था। तो हैदराबाद पे हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को मिला लिया, अपने में आर्मी अटैक किया, ऑपरेशन पोलो के जरिए मिला लिया। लेकिन यहां पे नहीं अटैक कर सकते थे गोवा पे, ठीक है, क्योंकि शांति की नीति हम लोग अपना रहे थे, अपनी इमेज बचा रहे थे। तीसरा रीजन, पुर्तगाल जो था नाटो का मेंबर बन चुका था 1949 में, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये अमेरिका ने बनाया था यूएसएसआर के खिलाफ, और इसका एक नियम था कि नाटो के किसी भी सदस्य पे अगर कोई देश अटैक करेगा तो वो पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा, और सारे के सारे ग्रुप मिलकर उस देश पे अटैक करेंगे जिसने नाटो के मेंबर पे अटैक किया है। तो इंडिया पुर्तगाल पे अटैक नहीं कर सकता था, गोवा पे अटैक नहीं कर सकता था, ये भी एक बड़ा रीजन आता है। और दूसरा, अभी तक हमारे अंदर कुछ हद तक इंटरनल डिस्टर्बेंस भी थी कि हम लोग आर्म्ड अटैक करें या फिर हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, यानी बातचीत से चीजों को सुलझाएं। देखिए, बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश की गई है, नो डाउट। यहां पे नेहरू जी ने बातचीत से सुलझाने की कोशिश की गई है कि भैया देखो, आके मिलो हमसे, बातचीत करो, ठीक है, क्योंकि गोवा भारत का हिस्सा है। पुर्तगालियों ने सिरे से नकार दिया, साफ नकार दिया कि ना, ऐसे कैसे, गोवा भारत का हिस्सा है। क्योंकि जब हमने 1510 में गोवा को कब्जे में लिया तब हिंदुस्तान जैसा कोई पॉइंट ही नहीं था। जब हिंदुस्तान जैसा कोई पॉइंट ही नहीं था तो गोवा तो हिंदुस्तान से बाहर ही रहा ना। दूसरा रीजन पुर्तगाली ये दे देते थे कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिमों का चला गया, ठीक है, हिंदुस्तान हिंदुओं का चला गया। ये हिंदू मुस्लिम ये धर्म के नाम पे आपने बंटवारा किया है ना। लेकिन पुर्तगाली यानी कि गोवा में तो भैया क्रिश्चियन चलते हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो नाम हिंदू में नाम मुस्लिम है, इसलिए गोवा भैया इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ये ऐसा माना गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि हमने बहुत देर कर दी गोवा को आजाद कराने में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डिसीजंस तो होना ही था ना भाई साहब, आजादी तो करवानी ही करवानी थी। अब देखिए आगे चल के मैंने क्या बताया, ये डिसीजंस चल रहे हैं किस तरफ, हिंदुस्तान में, कि गोवा को किस तरीके से बातचीत के लिए बुलाया जाए। गोवा साफ मना कर देता था, मैं नहीं आ रहा। डिस्कशन चल रही है कि गोवा को कैसे भारत में मिलाया जाए। और उसी वक्त एट द सेम टाइम गोवा लिबरेशन पार्टी जो है, गोवा लिबरेशन पार्टी जो है, गोवा लिबरेशन पार्टी जो है, और पार्टी जो है, और एक मैंने आपको बताया था आजाद घुमंतक दल जो है, ठीक है, ये दोनों आजादी की लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, यानी कि इनके हथियारबंद लोगों ने, इनके हथियारबंद मेंबर ने क्या किया, जाकर के सीधा दादरा नागर हवेली पे अटैक कर दिया, और दादरा नागर हवेली को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। कब? जुलाई से अगस्त 1954 में। अब याद रखिएगा कि दादरा नागर हवेली जो है वो इनके कब्जे में, अभी भारत का हिस्सा नहीं बना है, आजाद हो चुका है, आजाद हो चुका है। आजाद किससे हो चुका है? तो पुर्तगालियों से हो चुका है, लेकिन भारत का हिस्सा अभी नहीं बना है। भारत का हिस्सा बनेगा ये 1961 में। क्लियर पॉइंट, ठीक है, अभी आजाद नहीं हुआ है। और पुर्तगाली आर्मी ने इन पे अटैक भी नहीं किया, रिटेलिएट भी नहीं किया कि भैया इन्होंने दादर नागर हवेली को कब्जे में ले लिया है, और पुर्तगाली आर्मी ने इन पे अटैक तक नहीं किया। इस बात से साबित होता है कि पुर्तगालियों की जो आर्मी है ना, वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि यहां पे वो अटैक करके दोबारा से दादर और नागर हवेली को वापस भी नहीं लेने की कोशिश कर रही है, याद रखिएगा। और तभी एक समय आता है 1955 का।
1955 का। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1955। भारत की जनता गोवा के बॉर्डर पर भारत की जनता, देखिए भारत की जनता बहुत मासूम है यार, भारत की जनता बहुत ज्यादा। तो वो गोवा को आजाद करने के लिए गोवा के बॉर्डर पर धरना देती है और जिन पे फायरिंग हो जाती है, कौन करता है? तो गोवा की आर्मी करती है, गोवा की पुलिस करती है, और जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब नेहरू जी को ऐसा लगता है कि यार ये हद मचा दी गोवा वालों ने यार, अब हमको गोवा से सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने हैं। अब डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या है? यानी कि जो व्यापार वगैरह हो गया, बातचीत वगैरह हो गया, ये सारे रिश्ते हम लोगों ने खत्म कर दिए। ठीक है, ये 1955 में नेहरू जी ने खत्म कर दिए, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए। और इंटरनेशनल लेवल पे पुर्तगालियों के खिलाफ काफी ज्यादा बातें होने लगी, क्योंकि उन लोगों ने मासूम 25 लोगों की जान ले ली और गोवा पे गैर कानूनी तरीके से कब्जे में रहे थे वो। तो एक तरफ तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश भारत के साथ जुड़ने लगे और पुर्तगालियों के खिलाफ खड़े होने लगे। यहां तक कि नाटो में भी कुछ ऐसे मेंबर थे जो कि भारत के साथ खड़े थे, लेकिन पुर्तगाल के साथ नहीं खड़े थे। यानी कि भारत की छवि बढ़ती चली जा रही थी और पुर्तगाल की छवि कम होती चली जा रही थी। ये देखकर नेहरू जी ने डिसाइड किया कि यार नाटो के भी बहुत सारे मेंबर मेरे साथ हैं और पूरा दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया ही मेरे साथ है इस वक्त। तो नेहरू जी की छवि थी यार, नेहरू जी की छवि थी। मैं मानता हूं कि नेहरू जी जहां पर भी जा करके अपना कोई पक्ष रखते थे तो उसको सुना जाता था। आप लोगों को याद होगा जब यूएसए और यूएसएसआर का जब दो गुटों में बटा, तो ना नेहरू जी ने यूएसएसआर को चुना, ना नेहरू जी ने यूएसए को चुना। नेहरू जी ने नॉन अलाइंग मूवमेंट चुना। नॉन अलाइंग मूवमेंट, भाई हम तुम्हारे साथ भी नहीं है, तुम्हारे साथ भी नहीं है, नॉन अलाइंग मूवमेंट। भाई हिम्मत चाहिए यार, हिम्मत चाहिए दो बड़ी बड़ी शक्तियों के खिलाफ जाने के लिए। नेहरू जी में ये बात थी, नेहरू जी में हिम्मत थी। अब नेहरू जी ने देखा कि यार पूरी दुनिया में बहुत सारे देश मेरे साथ हैं। नेहरू जी ने साफ अनाउंस किया, अब हम लोग आर्म्ड अटैक करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो गोवा को भारत में मिलाने के लिए। बेहतर यही है कि पुर्तगाली गोवा को भारत में मिला दे, गोवा को आजाद कर दे। लेकिन अभी दौर चल ही रहा था कि 1961 आया। 1961 में ठीक है हमारी एक शिप गई, ठीक है गोवा के तट पे, और गोवा की आर्मी ने उस शिप पे अटैक कर दिया। वहां पे हमारा एक जवान जो है हमारा शहीद हो गया। और बस यही था वो आग जिसने भारत को भड़का दिया। अब नेहरू जी ने कहा कि ना, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब दम घुटने लग गया है, अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तब मीटिंग हुई, प्लानिंग हुई और प्लान किया गया कि अब गोवा पे आर्मी अटैक करेगी। आर्मी अटैक करने से पहले गोवा का जायजा लेना जरूरी था। गोवा, क्योंकि हमारी शिप जाती थी, ठीक है, तो अटैक वगैरह पहले होने लग जाते थे, तो गोवा का जायजा लेना जरूरी था। यानी कि गोवा का सर्वेलेंस करना जरूरी था, गोवा की जासूसी कह सकते हो इस तरीके से। तो गोवा का सर्वेलेंस करने के लिए हमारी इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चटनी लॉन्च किया 1961 में। ठीक है, इसके जरिए क्या किया गया? सर्वेलेंस किया जाता था। यानी हमारी जो जहाज थी, जो हमारे शिप्स थी ना, गोवा के तटों पे जाती, भारतीय तटों से निगरानी रखती कि आखिर क्या किया जा रहा है गोवा की नेवी के द्वारा, गोवा की आर्मी के द्वारा, गोवा की सरकार क्या कर रही है। पेट्रोलिंग शुरू कर दी हमारे जहाजों ने और इंडियन एयरफोर्स ने ऊपर से नजर रखनी शुरू कर दी गोवा के ऊपर। और पोर्चुगीज का एक एक सेकंड के मूवमेंट हमको पता चल गई और इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोगों ने ऑपरेशन विजय प्लान किया। ऑपरेशन विजय आर्म्ड अटैक था गोवा के ऊपर, गोवा को आजाद कराने का। तो हम लोगों ने मिलिट्री अटैक किया और उधर से नो डाउट पुर्तगालियों ने भी काफी ज्यादा कोशिश की कि हमें हरा सके। लेकिन भैया इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी को हरा पाना, ठीक है भैया, किसी के बस की बात नहीं है। मैं आज की डेट में ये मानता हूं, याद रखेगा। अमेरिका ने एक बार कहा था कि भारतीय जवान मिल जाए और पाकिस्तान का अफसर मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई साहब हमारे भारतीय जवानों के लिए। तो भारतीय जवानों ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। कब? 17 दिसंबर 1961 को। और 36 घंटे ये युद्ध चला, 36 घंटे ये युद्ध चला। और ये युद्ध जब 36 घंटे चला तो महज 36 घंटे में गोवा की आर्मी यानी कि पुर्तगालियों ने घुटने टेक दिए हमारी आर्मी के सामने। हमारी इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों ने मिल करके मुकाबला किया और टिकने ही नहीं दिया। महज 36 घंटे में जितना पुर्तगाल बोल रहा था कर देना जो करना होगा, ये वो फलाना ढिमका, कर दिया ना। ठीक है, बड़ा बोल रहे थे कि देख लेंगे। अब देखा जा रहा है क्या तुम लोगों से? देखा जा रहा है क्या?
देख भी नहीं सकते, ठीक है ना, याद रखना। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया गया और पुर्तगालियों के कब्जे में जो गोवा था उसे भारत में मिला लिया गया। और दिल्ली में हुआ जो सैंक्शन किया गया, जो डॉक्यूमेंट साइन हुए, दिल्ली में सारे के सारे डॉक्यूमेंट को साइन किया गया। उन डॉक्यूमेंट में गोवा, दमन, दीव और गोवा, दमन और दीव इन सबको हमारे भारत का हिस्सा बना दिया गया 19 दिसंबर 1961 को। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो तब से लेकर के आज तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गोवा लिबरेशन डे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लिबरेशन डे भी हम लोग कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भारत को पूरी तरीके से आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। भारत को पूरी तरीके से आजादी 19 दिसंबर 1961 को मिली थी, जब गोवा भी भारत का हिस्सा बना था। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगा है बच्चों, अगर ये सेशन आपको लगा है कि हाँ आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है, कोशिश की गई है अच्छी इंफॉर्मेशन देने की, तो इस पेज को सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।